हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं दिशा स्वागत करती हूँ आपके अपने ही परिवार फिजिक्स गुरु में, जहाँ हम पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। ये क्लास हमारी केमिस्ट्री के लिए है और इसमें हमारी यूनिट 6 अभी क्या हो चुकी है, फिनिश हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। आज हमारी स्टार्ट होने वाली है यूनिट 7। कौन सी है यूनिट 7? मास स्पेक्ट्रोमेट्री। ठीक है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री है क्या? जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, मास यानी वेट। ठीक है, मास यानी वेट। तो इसमें क्या है, मॉलिक्यूल का क्या करते हैं हम, मॉलिक्यूल का इसमें वेट एनालिसिस करते हैं। ठीक है, इसमें हमारी यूनिट चल चुकी है 7वीं यूनिट चल चुकी है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री जिसका नाम है। और इसमें आपको जैसे कि यूनिट के नेम से यानी मास से पता चल रहा है, मास यानी वेट, यानी इसमें क्या करते हैं, मॉलिक्यूल का वेट क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। मास स्पेक्ट्रोमेट्री जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी की वह ब्रांच है जहां पर हम किसी भी मॉलिक्यूल का वेट एनालिसिस करते हैं, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, वेट डिटर्मिनेशन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, वेट डिटर्मिनेशन भी बोल सकते हैं, एलिमेंट डिटर्मिनेशन भी बोल सकते हैं, वेट डिटर्मिनेशन भी बोल सकते हैं और एलिमेंट डिटर्मिनेशन भी कह सकते हैं। तो दो ये क्या थी, हम इसके बारे में क्या पढ़ रहे हैं, इसको हम प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं। और मास स्पेक्ट्रोमेट्री का इंट्रोडक्शन भी। ठीक है, आप इसको इंट्रोडक्शन में भी ले सकते हो और इसके बेसिक प्रिंसिपल में भी इसको क्या ले सकते हो, जो हम अब पढ़ेंगे ना उसको आप लिख सकते हो, ले सकते हो। तो इसमें हमें क्या हो गई, दो एप्लीकेशन हो गई। क्या? पहली, हमें किसी भी मॉलिक्यूल का वेट का, जो हमें किसी मॉलिक्यूल के वेट का पता करना होगा तो हम क्या करेंगे, मास स्पेक्ट्रोमेट्री में जाएंगे। किसी मॉलिक्यूल का वेट एनालिसिस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मास स्पेक्ट्रोमेट्री में जाना पड़ेगा। और जब हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री में जाएंगे और इसमें एलिमेंट डिटेक्शन, ठीक है, एलिमेंट डिटेक्शन भी होता है। क्या होता है, वेट एनालिसिस होता है और एलिमेंट डिटेक्शन भी होता है। तो अब बात करते हैं हम ये काम में कैसे करता है, यानी ये मास स्पेक्ट्रोमेट्री जो है वो काम कैसे करता है। तो इसमें क्या है, मान लो एक मॉलिक्यूल है, मान लीजिए हमारे पास क्या है, कोई मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये क्या है, हमारे पास मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल है। तो करते क्या है, इस स्पेक्ट्रोमेट्री के अंदर क्या करते हैं, स्पेक्ट्रोमेट्री के अंदर मास के अंदर हम करते क्या है, जो मॉलिक्यूल है इसको सबसे पहले किसमें कन्वर्ट करते हैं, गैसियस फेज में। ठीक है, मॉलिक्यूल ले लिया तो क्या करेंगे, इस मॉलिक्यूल को हम गैसियस फेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब इस पर हम क्या करेंगे, हाई एनर्जी, जो हाई एनर्जी का इलेक्ट्रॉन है, क्या करेंगे, पहले मॉलिक्यूल लिया, इसको गैसियस फेज में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। अब इसमें आगे क्या करेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन का बम्बार्ड करते हैं। क्या करते हैं, हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन का बम्बार्ड करते हैं। वो कितनी होगी एनर्जी इसकी, 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। क्या करते हैं, बॉम्बार्ड करते हैं। इसका बॉम्बार्ड करवाएंगे कितना बॉम्बार्ड करवाएंगे, इतना, ये याद रख लेना, इतना कराएंगे। तो क्या होगा, इसमें इन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी रहेगी, वो इतनी रहेगी। ठीक है, तो जो क्या करेंगे, टारगेट मॉलिक्यूल कौन सा है, टारगेट मॉलिक्यूल को पहले हम गैसियस फेज में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर इस पे इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट की क्या डाल देंगे, एनर्जी डाल देंगे। ठीक है, बम्बार्ड करवाएंगे तो क्या होगा, ये इतनी स्पीड से लगेंगे, इतनी ज्यादा स्पीड से, इनकी जो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है इतनी ज्यादा है कि ये इतनी स्पीड से लगेंगे कि ये क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएंगे। क्या हो जाएंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएंगे। ये टूट गए, छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या हो जाएंगे, ये टूट जाएंगे। तो ये जो पार्टिकल है मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं, फ्रैगमेंट बीक्स में ये क्या हो जाएंगे, फ्रैगमेंट्स में क्या हो जाएंगे, ब्रेक्स हो जाएंगे। अब इन फ्रैगमेंट्स को जो हमें मिले हैं,
ठीक है, ये क्या है, फ्रेगमेंट्स हैं, ये टूट गए छोटे छोटे पार्ट्स में। इन पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंट्स। और इन फ्रेगमेंट्स के भी कुछ नाम है अलग अलग तरीके से, जैसे कि ये फ्रेगमेंट क्या हो सकता है, ये फ्रेगमेंट्स पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है, ये नेगेटिवली चार्ज हो सकता है, ये फ्री रेडिकल हो सकता है, ठीक है, ये फ्री पॉजिटिवली रेडिकल चार्ज हो सकता है, ये फ्री नेगेटिवली पॉजिटिव चार्ज हो सकता है। इसमें क्या है, हमें सब मिलेंगे। ठीक है, हमने क्या करा, एक मॉलिक्यूल ले लिया, ठीक है, उस मॉलिक्यूल को क्या करा, गैसियस फेज में कन्वर्ट कर लिया और इस पे क्या करा, 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के एनर्जी से बम्बार्ड करवाया। ठीक है, मतलब जैसे कहीं आपने देखा होगा मूवी में, सीरियल में, कहीं भी अगर हम बम किसी हमने तो नहीं, हम क्यों फोड़ेंगे, कोई भी अगर जैसे देखा होगा बम फोड़ा तो क्या हुआ, वहां छोटे छोटे पार्टिकल्स में चीजें क्या हो जाती है, टूट जाती है। छोटे छोटे पार्टिकल्स में जो चीज टूट जाती है उनको क्या कहते हैं, फ्रेगमेंट्स। ये देखो, ये जैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गया ये हमारा मॉलिक्यूल, तो इसमें उनके ये नाम है, एक तो ये पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और ये फ्री रेडिकल्स भी हो सकते हैं। ये पॉजिटिवली चार्ज फ्री रेडिकल्स, ये नेगेटिवली चार्ज फ्री रेडिकल्स हो सकते हैं। अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि ये इतनी सारी चीजें निकल के आ गई, ठीक है, और मास स्पेक्ट्रोमेट्री जो है, ठीक है, इसमें हम किसका एनालिसिस करेंगे। ठीक है, अब जब ये इतनी सारी चीजें निकल के आ गई तो हमें मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम किसका एनालिसिस करेंगे, ये भी तो हमें देखना है, किसका एनालिसिस करेंगे। तो हम किसको डिटेक्ट, जो स्पेक्ट्रोमेट्री है वो किसको डिटेक्ट करेगी, ठीक है, किसको डिटेक्ट करेगी, ये हमारे किसको डिटेक्ट करेगी। तो इसमें हमें क्या ध्यान में रखना है, हमें देखना है कि ये सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को ही क्या करेगी, डिटेक्ट करेगी, जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं। ठीक है, जो हमारे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है उन्हीं का क्या करेगी, एनालिसिस करेगी। ठीक है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हम किसका एनालिसिस कर सकते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का एनालिसिस ही मास स्पेक्ट्रोमेट्री के अंदर क्या है, कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, क्या पढ़ा इसके अंदर, इसके अंदर अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक बार और समझ लो, ठीक से समझ में आ जाएगा। जो हमारी मास स्पेक्ट्रोमेट्री है इसके अंदर हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा इसके अंदर जो टारगेट मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसके अंदर मास स्पेक्ट्रोमेट्री के अंदर जो टारगेट मॉलिक्यूल है उसका क्या हम कर रहे हैं, मास एनालिसिस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, टारगेट मॉलिक्यूल है जिसका हम एनालिसिस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। उसको पहले क्या करेंगे, हम गैसियस फेज में कन्वर्ट करेंगे, उस पर इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी का बम्बार्ड करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, बम्बार्डमेंट करा देंगे। तो फिर क्या होगा, ये छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में टूट जाएगा। ठीक है, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में टूट जाएगा और वे फ्रैगमेंट कुछ भी हो सकता है। ये जो फ्रैगमेंट्स है कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है, फ्री रेडिकल भी हो सकता है, पॉजिटिवली चार्ज फ्री रेडिकल्स भी हो सकता है, नेगेटिवली चार्ज फ्री रेडिकल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट यहाँ पर कहाँ पर, यहाँ पर मास स्पेक्ट्रोमेट्री में जो है वो किसको कंसीडर करेगी, वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को ही कंसीडर करेगी, डिटेक्ट करेगी। ठीक है, ये अभी हमने इतना पढ़ा, समझ में आ गया, शुरू में समझ में नहीं आया, अब तो समझ में आ गया होगा। तो क्या है आगे, आगे अब हम इसके नोट्स लिखेंगे। नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं मिलेंगे इस यूनिट के, हम यही लिखेंगे, उन्हें समझेंगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और हमारे नोट्स क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम जो हमने पढ़ा है समझा उसे यहाँ लिखेंगे। तो अब आ जाओ, ये हमने मतलब हमारे नोट्स हैं जो हम यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेंगे और जिनको लिखना है वो लिख लेंगे। तो क्या है, यहाँ देखो, ये ब्लू में जो लिखा हुआ है ये वाला, इसे हम क्या करेंगे, एज ए डेफिनेशन यूज करेंगे। ये तुम्हारी क्या है, डेफिनेशन। तो क्या है इसमें, दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट, पढ़ देती हूँ, राइटिंग समझ में नहीं आएगी तो सुन लेना। दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट, ACCURATE method for determining the molecular mass of the compound and its element, ELEMENT, element composition। ठीक, अब आ जाओ यहाँ,
जो हमने पढ़ लिया, जो मेन एप्लीकेशन है इसकी मास स्पेक्ट्रोमेट्री में क्या है, क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन पढ़ लिया। इसमें क्या करते हैं हम, मॉलिक्यूलर, जो मॉलिक्यूलर है उसका वेट क्या करते हैं, डिटर्मिनेशन करते हैं, एलिमेंट एनालिसिस करते हैं। ठीक है, अब यहाँ जाओ नीचे, ये जो है हमारा बेसिक प्रिंसिपल, इसमें क्या लिखा है ये हमने सारा समझ लिया है। वो हमने मॉलिक्यूल लिया था, उसे गैसियस फेज में क्या करा था, हमने कन्वर्ट करा था, उस पे 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की क्या कर दी थी, बम्बार्ड कर दिया था उस पे। तो क्या हुआ था, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गए थे, फ्रेगमेंट्स में टूट गया था। वो फ्रेगमेंट्स क्या थे, छोटे छोटे, उसमें पॉजिटिवली चार्ज थे, नेगेटिवली चार्ज थे, फ्री रेडिकल्स थे, पॉजिटिव रेडिकल्स थे, नेगेटिव रेडिकल्स थे, ये सब थे। और उसमें जो मास स्पेक्ट्रोमेट्री है, इसमें वो सिर्फ किसको डिटेक्ट करता है, किसको डिटरमाइन करता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को। ठीक है, उतना हमने समझा था। वही चीज क्या है यहाँ लिखी हुई है, कोई टेंशन वाली बात। ये देखो, वेपर फेज ऑफ गिवन सैंपल इज बॉम्बार्डेड। ठीक है, जो हमारा गिवन वेपर फेज था, जो मॉलिक्यूल था, उसको हमने गैसेस फेज में चेंज कर लिया था, कन्वर्ट कर दिया था, उस पर क्या करा, बॉम्बार्ड कर दिया विद एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कितनी एनर्जी के साथ, कितनी एनर्जी थी उस इलेक्ट्रॉन की, 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, इसको हम ध्यान में रखेंगे, ये ऑब्जेक्टिव वालों के एक काम का भी है, पूछ लेते हैं, वेरी शॉर्ट में पूछ लेते हैं, आ जाएगा तो ध्यान में रख लेना। In the ionization chamber of the mass spectrometry, due to this given compound undergo fragmentation only किस किस में, कैटायंस में, एनायंस में, रेडिकल्स में, रेडिकल कैटायंस में, रेडिकल एनायंस में, एटसेट्रा। ठीक है, इतने पार्टिकल्स में टूट जाता है। ठीक है, पढ़ा था ये हमने, कैटायंस में, एनायंस में, रेडिकल्स में, रेडिकल कैटायंस में, रेडिकल एनायंस में क्या हो जाता है, फ्रेगमेंट्स हो जाता है, टूट जाता है। इतना हमने समझ लिया। आगे देखो, आर प्रोड्यूस्ड ओनली क्या, जो हमारा मास स्पेक्ट्रोमेट्री है वो ओनली किस पे, किसको डिटेक्ट करेगा, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को। ठीक है, बेरिंग स्पेसीज कैन बी डिटेक्टेड बाय मास स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, इतना हमने समझ लिया था। एक बार पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने मास स्पेक्ट्रम में। क्या, मास स्पेक्ट्रम में दिख रहा है ना, हाँ ये क्या है, मास स्पेक्ट्रम। ठीक है, इसकी बात करते हैं। मास स्पेक्ट्रम क्या है, ये जो ग्राफ है ये क्या है, मास स्पेक्ट्रम। ये शो हो रहा है कुछ नहीं, ये क्या है, नीचे यहाँ इधर लिखा हुआ 15, इधर लिखा है 29, यहाँ लिखा है m/e। ठीक है, m/e लिखा है यहाँ 156। इस ग्राफ को मैं यहाँ बना दूंगी बाद में यहाँ बना देंगे हम इस ग्राफ को, पहले समझ ले। ठीक है, बना दूंगी मैं, ऐसी बात नहीं है। अगर शो नहीं हो रहा तो हम इसे यहाँ बना देंगे, आप अच्छे से देख लेना। तो क्या है इसमें, क्या बताया है, देखो वो इसमें पहले देख लो आप। इट इज ए प्लॉट ऑफ m/e, values of cations x axis and relative abundance of ions y axis। तो क्या है m/e, क्या है m/e, मास अपॉन चार्ज, m/e मास अपॉन चार्ज, m/e क्या है, मास अपॉन चार्ज। तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज कैट आयंस की क्या हो रही है, बात हो रही है, उसका हम क्या देखेंगे, मास अपॉन चार्ज। क्या देखेंगे हम उसका, मास अपॉन चार्ज। समझ में आया, जो इसकी बात हो रही है, किसकी, पॉजिटिवली चार्ज कैट आयंस की बात हो रही है, उसका हम क्या देखेंगे, मास अपॉन चार्ज रेशो। क्या देखेंगे, मास अपॉन चार्ज रेशो। ये हम कहाँ रखेंगे, जो हम अपॉन ई, मास अपॉन चार्ज जो है वो क्या रखेंगे हम, एक्स एक्सिस पर। तो इस ग्राफ में जो नीचे वाली लाइन है, ये वाली लाइन जो है, यहाँ हम रखेंगे m/e, मास अपॉन चार्ज। और जो वाई एक्सिस है, ये वाली, ये वाई एक्सिस है, तो यहाँ हम क्या रखेंगे, यहाँ हम रखेंगे रिलेटिव एम्बुडेंस ऑफ आयंस। किस पे रखेंगे, वाई एक्सिस पर, मतलब रिलेटिव एब्ंडेंस ऑफ आयंस, जो आयंस हमें कितने मिले हैं उनको हम रखेंगे यहाँ वाई एक्सिस पर। ये क्या लिखा हुआ, रिलेटिव एब्ंडेंस, C2H5 I का ले रखा है हमने।
तो ठीक है, अब आगे देखो, जो मास स्पेक्ट्रोमेट्री के अंदर मेनली हम किसकी बात करेंगे, जो मास स्पेक्ट्रोमेट्री है इसके अंदर मेनली m/e यानी मास अपॉन चार्ज की क्या करेंगे, हम बात करेंगे। तो हमें देखो, हमें ये ग्राफ दिख रहा है, ठीक है, ग्राफ दिख रहा है, तो इसमें क्या है, हमें अगर कोई भी क्या मिलेगा, फ्रेगमेंट मिलेगा, उसका कोई मास तो होगा, ठीक है, हमें जो कोई भी फ्रेगमेंट्स मिलेगा, ठीक है, तो उसका कोई, हर चीज का मास होता है, तो उस फ्रेगमेंट्स का भी क्या होगा, मास मिलेगा, उसका मास तो होगा, सबका मास होता है, उस पर जितना चार्ज है उसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, मास, उसको हम मास से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। क्या होता है, जितना चार्ज है उसको हम किससे, उसको हम मास को डिवाइड कर देंगे, ठीक है, जितना चार्ज होगा उसको हम मास से क्या कर देंगे, डिवाइड करते हैं। तो एग्जांपल देखो, एक एग्जांपल के तौर पे देख लो, जैसे जेड ये है हमारा, दिख रहा है ना, जैसे ये ले लिया हमने जेड, इस पे क्या है, ये चार्ज, ठीक है, जेड ले लिया, तो हमें क्या मिला, अब हम इसका क्या करेंगे, मास अपॉन चार्ज रेशो देखेंगे, क्या देखेंगे, इसका हम मास अपॉन चार्ज रेशो देखेंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे, अगर हम इसका चार्ज, मास अपॉन चार्ज फाइंड करेंगे तो कैसे करेंगे, मान लीजिए जेड का जो मास है वो क्या है, एक्स है, ठीक है, मान लिया हमने, जो जेड है, समझने के लिए, आगे हम समझेंगे सारा समझ में आ जाएगा, जो हमारा जेड है उसका मास क्या है, हमने एक्स मान लिया, जो हमारा जेड है उसका मास हमने एक्स मान लिया। अब मास अपॉन चार्ज, ठीक है, जो मास अपॉन चार्ज है, चार्ज इस पे ये है +1, तो क्या कर लेंगे, मास अपॉन चार्ज x/1, तो कितना आ जाएगा, x, 1 को अगर x से डिवाइड करेगा, कुछ भी आएगा नीचे, अगर 1 है उससे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा वही आ जाएगा जो है, तो क्या आ जाएगा, x ही आ जाएगा। तो ये एग्जांपल के तौर पे देखो, क्या हो जाएगा, मास कितना, तो क्या है, जिस भी आयन का हम मास अपॉन चार्ज रेशो कैलकुलेट करते हैं, तो वो जो मॉलिक्यूल है उसी के मास के क्या आएगा, इक्वल आएगा। समझ में आ गया, ये हमने एग्जांपल के तौर पे ले लिया क्या, जेड, तो मान लिया इसका मास क्या है, एक्स, तो किससे, इसका जो चार्ज है वो है प्लस, तो क्या कर लेंगे, इसे मास अपॉन चार्ज अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ऐसे ही तो करेंगे, तो क्या आ जाएगा, एक्स, ठीक है। तो क्या हुआ, जिस भी आयन का मास अपॉन चार्ज रेशियो कैलकुलेट करते हैं, वो जो मॉलिक्यूल है उसी के मास के इक्वल आएगा। ये हो गया। अब हम आ जाते हैं अपने ग्राफ पर, ठीक है, अब हम अपने ग्राफ पर आ जाते हैं। तो ग्राफ में देखो, ये आपको पीक्स नजर आ रही है, ठीक है, और इनके साइज में भी आपको अंतर दिख रहा होगा, ये सबसे बड़ी है, ये इससे छोटी है, ये सबसे छोटी है। तो इसमें क्या है, ये पीक्स का जो साइज है वो भी क्या करता है, मैटर करता है, क्या करता है, साइज भी क्या करता है, मैटर करता है। तो इसमें 3 पीक्स में हमें मिली है, जो सिग्नल है वो कितने हैं, ये 3 है, दिख रहे हैं। तो इसमें क्या है, एक मिला है हमें 15 पर, ये हमें 15 पर मिला है, यहाँ क्या लिखा हुआ, नीचे कुछ नहीं लिखा, यहाँ 1515 लिखा है, ठीक है, क्या लिखा है, 1515, तो ये 15 पर मिला है, और एक हमें मिला है 29 पर, ये बेस पीक जो नजर आ रही है ये 29 पर है, और ये मिला है हमें 156 पर। तो ठीक है, एक बार मैं इस ग्राफ को ऊपर बना दूं, ठीक से दिख जाएगा, ठीक है। तो अब आ जाओ, अब ये वाला ग्राफ आपको अच्छे से दिख रहा होगा, वो वाला ग्राफ मैंने यहाँ बना दिया, ठीक है, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, जो पूरा लिखा था उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इसमें क्या है, ये देखो, ये 15 दिया है, 29, ये 156, और ये m/e, m क्या है, e क्या है, मास ऑफ आयन, e इक्वल टू क्या है, चार्ज ऑफ आयन। तो देखो क्या है इसमें, ये आपको दिख रहा है, जो पीक है, ये पीक दिख रही है आपको, 3 दिख रही है, 1 2 3, तो अलग अलग साइज की है, ये 15, 29, 156 पर, ठीक है। क्या होता है, इनका साइज क्या है, ये साइज क्या है, मैटर भी करेंगे, ठीक है, ये ऐसे नहीं दिए छोटे बड़े, ये साइज क्या करेंगे, मैटर भी करेंगे। जो सबसे बड़ी पीक होगी, जो सबसे लंबा सिग्नल होगा, ठीक है, जो सबसे बड़ी पीक होगी, जो सबसे लंबा सिग्नल होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, बेस पीक, ठीक है।
जो भी आपको दिखाई देगी ग्राफ में कहीं भी जो प्लॉट हुआ है, तो उसमें जो सबसे बड़ी पीक होगी, सबसे बड़ा सिग्नल जो होगा, उसको हम बेस पीक बोल देंगे। ठीक है, क्या होगा वो? बेस पीक। और इसकी एबुडेंस जो होती है उसको हम कितना मानते हैं? 100% पर। ठीक है, उसकी जो एबुडेंस मानते हैं हम कितने पे मानते हैं? 100% पर मानते हैं। किसी कंपाउंड का जो मास स्पेक्ट्रा हम देखेंगे तो उसमें, ठीक है, किसी कंपाउंड का जो मास स्पेक्ट्रा हम देखेंगे तो उसमें जो सबसे बड़ी क्या होगी? लाइन होगी। हम उसे क्या, जो सबसे बड़ी किसी भी कंपाउंड का क्या देखेंगे? मास स्पेक्ट्रा। तो उसमें जो सबसे बड़ी लाइन होगी ना, उसे हम आंख बंद करके क्या बेस पीक बोल देंगे। और बेस पीक का जो एबुडेंस मिलता है वो कितने पर मिलता है? 100% पर मिलता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब बेस पीक को हम कैसे डिफाइन करेंगे? ठीक है, जो बेस पीक है उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? तो हम बोलेंगे कि मास स्पेक्ट्रा या मास स्पेक्ट्रम में जो हाईएस्ट पीक रहेगी, ठीक है, मास स्पेक्ट्रा या मास स्पेक्ट्रम में जो हाईएस्ट पीक रहेगी वो किसकी रहेगी? बेस पीक। ठीक है, किसकी रहेगी? बेस पीक की। तो मोस्टली जो बेस पीक होता है वो मोर स्टेबल कैटायंस होता है। क्या होता है? मोस्टली, अधिकांश नहीं होता, हमेशा नहीं होता, मोस्टली क्या होता है? मोर स्टेबल कैटायन होता है। जो सबसे, अब इसमें क्या पढ़ा? सबसे हाईएस्ट पीक क्या होगी? इसमें हमने क्या पढ़ा? सबसे हाईएस्ट पीक बेस पीक। और जो बेस पीक का एबुडेंस है वो कितने पे मिलता है? 100% पे मिलता है। ये चीज तो हमने पढ़ी इसमें। तो क्या है, इससे ही हम क्या करेंगे? 100% से क्या करेंगे हम? इससे ही अब हम एक कंपैरिजन करते चलेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? एक कंपैरिजन करते चलेंगे। तो सीधी सी बात है, जैसे कोई टॉपर होता है, उसकी परसेंटाइल आती है, परसेंटेज आती है, उसी के उसमें फिर हम देखते चलते हैं कि अब क्या आएगा। ठीक है, तो ऐसे ये है, बेस पीक पता चल गई, इसकी एबुडेंस 100% में है। अब ऐसे चलता चला जाएगा। तो अब आगे देखो, एक क्या आया? एक यहाँ आपको दिख रहा है, ये हमारा कितने पे आया? 156 पे आया। किस पे आया? 156 पर आया। इसका क्या नाम है? आपको दिख रहा हो, इसको नाम दे रखा है हमने M प्लस पीक। क्या नाम दे रखा है? M प्लस पीक। इस पीक को हम क्या बोलते हैं? पेरेंटल पीक भी बोलते हैं। क्या? पेरेंटल पीक भी बोलते हैं। बेस पीक हमें पता चल गया। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? ये हमें दिख रहा है 156 पर, जिसका नाम दे रखा है हमने M प्लस पीक। तो M प्लस पीक को क्या बोलते हैं हम? पेरेंटल पीक भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये M प्लस पीक कब मिलेगा? अब हम बात ये है कि ये M प्लस पीक हमें कब मिलेगा? जब जो आपका टारगेट मॉलिक्यूल है, क्या है? जो हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है, जिसका हम क्या निकालना चाह रहे हैं? मास फ्रॉम दिस मेथड। किस मेथड से? जो भी हमने पढ़ा था पीछे। ठीक है, उस मेथड से हम क्या निकाल रहे हैं? उसका मास निकाल रहे हैं। उससे हम क्या कर लेंगे? एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लेंगे। उससे क्या कर लेंगे हम? एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लेंगे। तो जब उस इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव कर लेंगे या छीन लेंगे, तो जहां आपको M प्लस शो हो, समझ लेना क्या है? पेरेंटल पीक। तो क्या समझ में आया? M प्लस पीक है क्या? जो मेन मॉलिक्यूल है, ठीक है, जो मेन मॉलिक्यूल है, जो कोई भी मॉलिक्यूल है हमारे पास, कोई मेन मॉलिक्यूल है, उसमें से हम क्या कर लेते हैं? एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेते हैं? रिमूव कर लेते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद जो आयन हमें मिलेगा, जो आयन पॉजिटिवली चार्ज आयन जो हमें मिलेगा, उसे ही हम क्या बोलेंगे? M प्लस पीक। समझ में आया? जो हमारा मेन क्या है? मॉलिक्यूल है, उसमें से बस हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लेंगे। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद जो हमारे पास बचेगा वो क्या होगा? हमारा M प्लस पीक। उसको क्या बोल देंगे हम? M प्लस पीक। अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है? ये M प्लस पीक के बारे में लिखा हुआ है, यहाँ बेस पीक के बारे में। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर समझते हैं। तो स्क्रीनशॉट हो गया होगा। तो जो हमारी ये M प्लस पीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? बोल सकते नहीं, इसके और भी नाम है। ठीक है, एक तो M प्लस नाम M प्लस पीक है, ये हमें पता ही है। इसको क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर आयन। ठीक है, मॉलिक्यूलर आयन पीक भी है और एक पेरेंट आयन पीक। तो कितने हो गए? 3 नाम हो गए। किसी भी नाम से पूछेगा, है हमारा क्या? M प्लस पीक। तो M प्लस पीक क्या है?
ये हमने पढ़ लिया है, जो मॉलिक्यूल है उसमें से क्या एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद, जैसे आप देख लो यहाँ ये एक मॉलिक्यूल है, इससे हमने क्या कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लिया। क्या कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लिया। तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद क्या क्या मिलेगी हमें, M प्लस क्या आ गया, पीक आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। जो मॉलिक्यूल है उससे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन क्या करना है, हमें रिमूव कर देना है, छीन लेना है, तो हमारा क्या आ जाएगा, M प्लस पीक। समझ में आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, M प्लस पीक। वापिस से सुन लो, जो हमारा मॉलिक्यूल है, जो हमारा मेन मॉलिक्यूल है, उसमें से सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद जो आयन हमें मिलेगा, पॉजिटिवली चार्ज आयन जो हमें मिलेगा, उसको हम क्या बोल देते हैं, M प्लस पीक। और उसके 3 नाम है, M प्लस पीक, मॉलिक्यूलर आयन और पेरेंट आयन पीक। तो अब बेस पीक की बात कर लेते हैं। बेस पीक हमें पता ही है, ए पीक विच हैज हाईएस्ट इंटेंसिटी। जो हमारी बेस पीक होती है वो क्या होती है, सबसे हाईएस्ट होती है। जो हाईएस्ट सिग्नल होता है, हाईएस्ट पीक होती है, उसको क्या बोल देते हैं हम, बेस पीक। और इसका अबुडेंस आता है 100% पर। ठीक है, किस पे आता है, 100% पर। ठीक है, जनरली बेस पीक रिप्रेजेंट द मोस्ट स्टेबल फ्रेगमेंट आयन ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, ये हमने सारा समझ लिया है। वापिस इनमें से पढ़ देती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। क्या लिखो, ए पीक विच इज ऑब्जर्व्ड एट हाईएस्ट M अपॉन E मास अपॉन चार्ज वैल्यू इज कॉल्ड M प्लस पीक, मॉलिक्यूलर आयन पीक, पेरेंट आयन पीक। अब बेस पीक, a peak which has highest intensity relative abundance 100%, कितना लिखा हुआ है, 100% is called base peak। generally GENERALLY, generally BASE, base peak represents the most stable fragment ion cation of the compound। M plus peak may be observed as base peak। तो अब यहाँ देखो, ये हमारा क्या है, न्यू पेंटेन ले लिया हमने, C इससे CH3 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 अटैच है। क्या है, ये न्यू पेंटेन है। इससे क्या कर लिया हमने, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लिया, तो क्या आ गया हमारा, प्लस M प्लस आ गया। यानी क्या आ गई, ये हमारी M प्लस पीक आ गई। एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद जो हमें पीक मिलेगी उसको क्या बोल देते हैं, M प्लस पीक। ठीक है, इतना आ गया। इस पे इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट की क्या कर दी, बॉम्बार्ड करवाई, तो ये कितने उसमें टूट गया, ये देखो इतने मॉलिक्यूलर आयन मिल गए इसके, C4H9 C3H5 C2H5 C2H3। तो इसमें हमें पता है जो बेस पीक है वो सबसे हाईएस्ट होती है। इसकी क्या है, रिलेटिव इंटेंसिटी है, इसकी 100 पर है, इसकी इतने पे 41.5, इसका 38.5 पर हो गया, इसका 15.7 पे हो गया। तो इसकी हमें पता है जो जिसकी 100% अबुडेंस होगी, किसकी होगी, बेस पीक की। तो ये क्या हो गई हमारी बेस पीक। इसको क्या नाम दे देंगे हम, बेस पीक। ठीक है, क्या नाम दे देंगे इसे, बेस पीक, बी पीक। तो अब हमें पता चल गया जो हमारी क्या है, M प्लस पीक है, वो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद क्या आ जाती है हमारी, बेस पीक। और फिर इस पे यहाँ जिसकी 100% क्या होगी, एबुडेंस होगी, वो क्या होगी हमारी, बेस पीक होगी। तो हमें M प्लस पीक भी पता चल गया, बेस पीक भी पता चल गया। ये इसकी बाकी क्या है, रिलेटिव इंटेंसिटीज है और इनकी सबकी। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ये टॉपिक इतना हार्ड भी नहीं है और इतना बड़ा भी नहीं है। ये यूनिट हमारी 1-2 दिन में खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक हमें ध्यान से पढ़ना है। आगे के जो टॉपिक है वो इसी से ही रिलेट है, इसी से संबंधित है, ये पीक वगैरह से संबंधित है। पीक तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं। ठीक है, तो नोट्स आपको यहीं से बना लेने हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके नोट्स नहीं है इस वाली वीडियो के, इस वाली वीडियो के नोट्स आप यहीं से ले लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।